नमस्कार साथियों, मैं दुष्यंत कुमार एक बार फिर जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने एक लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि उपनिवेशवाद क्या होता है और उपनिवेशवाद का साम्राज्यवाद के साथ क्या संबंध है। वो जो हम लोग का डिस्कशन था वो ये था कि मान लीजिए उपनिवेशवाद या आपका साम्राज्यवाद, ये जो शब्दावलियाँ हैं, ये कभी भी अगर आपके माइंड में आए तो इनकी एक वैज्ञानिक परिभाषा आपके पास रहे, एक साइंटिफिक डेफिनेशन आपके पास रहे। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के संदर्भ में जो भी वैज्ञानिक परिभाषा हमने डिस्कस की हैं, वो वैज्ञानिक परिभाषा हर जगह एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, आप कहीं भी अगर उसको फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो नेगलेक्ट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, क्योंकि वो बहुत ही वैज्ञानिक परिभाषा है। हालांकि शब्दों में थोड़ा कम है, हालांकि उसमें जो आपको वर्ड्स मिलेंगे थोड़ा कम आपको मिलेंगे, लेकिन उनके अर्थ बहुत व्यापक हैं। कॉम्प्रहेंसिवली एक मीनिंग उन तमाम चीज़ों का निकल के आता है। ठीक है, तो थोड़ा मैं रिकॉल करना चाहूँगा चीज़ों को। देखिए, जो आपका उपनिवेशवाद होता है और जो आपका साम्राज्यवाद होता है, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का अगला चरण होता है। यानी कि जो आपका इम्पीरियलिज्म है, इम्पीरियलिज्म इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ किसका, कॉलोनियलिज्म का। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का अगला चरण होता है। आप कभी भी अगर वैज्ञानिक परिभाषाओं की बात करोगे, कभी भी आपको अगर इन दोनों को रिलेट करके चलना है, अगर आप इन दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते हो, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको उपनिवेशवाद को लेके चलना चाहिए, और उपनिवेशवाद के साथ ही आप बाद में किसको जोड़ दो, साम्राज्यवाद को आप लोग जोड़ दो। मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका कॉलोनियलिज्म होता है, जो आपका उपनिवेशवाद होता है, उसमें हमें डिस्कस क्या करना होता है, उसमें हमें मूलतः एक आर्थिक शोषण को दिखाना होता है ना। एक आर्थिक शोषण का जो संबंध है उसको दिखाना होता है। और ये जो आपका आर्थिक शोषण का संबंध है या संसाधनों के दोहन का संबंध है, ये किसी विकसित और अल्प विकसित देश के मध्य दिखाया जाता है, या किसी शक्तिशाली या किसी कमज़ोर देश के मध्य दिखाया जाता है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद में मूलतः हम लोग क्या देखें, उपनिवेशवाद में हम लोग यही लेके चलते हैं कि जब भी कोई आपका विकसित देश है, यानी कि जो भी आपका डेवलप्ड कंट्री है या पावरफुल कंट्री है, वो किसी अल्प विकसित या किसी कमज़ोर देश के संसाधनों का अपने आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करता है। दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। ये क्या कहलाता है, आपका उपनिवेशवाद कहलाता है। लेकिन अगर इसके साथ हम लोग साम्राज्यवाद को जोड़ें, तो साम्राज्यवाद में थोड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। साम्राज्यवाद में क्या हो जाता है बच्चों, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को तो लेके चलता है, यानी कि आर्थिक शोषण को तो लेके चलेगा ही चलेगा, लेकिन आर्थिक शोषण प्लस और राजनीतिक नियंत्रण भी आ जाता है। आर्थिक शोषण प्लस और राजनीतिक नियंत्रण भी आ जाता है, इसको आप समझो। यानी कि जो आपका साम्राज्यवाद है, जो आपका इम्पीरियलिज्म है, इम्पीरियलिज्म में क्या होता है कि जो आपका कॉलोनियलिज्म का रिलेशन है ना, यानी कि वो क्या है, आपका एक्सप्लॉयटेशन, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो काम करेगा ही करेगा। प्लस इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। यानी कि जो आपका साम्राज्यवाद होता है, साम्राज्यवाद में आर्थिक शोषण की कहानी तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन आर्थिक शोषण के साथ साथ क्या होगा, संसाधनों पर अपना और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की बात भी आ जाएगी। सबसे बहुत ही कंसाइज वे में आप इसके बहुत बड़े मीनिंग निकाल के दिखा सकते हो। अगर आप इतना भी समझ जाओगे तो इससे आप बहुत बड़े बड़े मीनिंग निकाल के दिखा सकते हो। यानी कि जो आपका साम्राज्यवाद है, आर्थिक शोषण प्लस और राजनीतिक नियंत्रण, अगर आप इन दोनों शब्दों को साथ जोड़ दोगे तो साम्राज्यवाद की परिभाषा बच जाएगी। कैसे कहेंगे, जब कोई विकसित देश अपने आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए किसी अल्प विकसित देशों के संसाधनों पर और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड इम्पीरियलिज्म। इसको आप क्या कहोगे, साम्राज्यवाद कहोगे। इतना ही आपको याद रखना है। अगर आप इनमें और भी शब्दावलियाँ जोड़ पाओ तो फिर आपका मैटर रहेगा, लेकिन मुझे जो यहाँ समझाना था आपका इन टर्म्स ऑफ आपका कॉलोनियलिज्म या इन टर्म्स ऑफ आपका इम्पीरियलिज्म, इससे अच्छी परिभाषा मुझे कोई लगती नहीं है।
अब इनमें जो आपको एक वेटेज देना है, किन बातों को देना है, कैसे इसको विस्तारित रूप आपको देना है, वो आपका मैटर रहेगा, कहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हो। अब देखिए एक बात और भी है कि जो आपका कॉलोनियलिज्म, जो आपका उपनिवेशवाद है ना। अब आज का लेक्चर जो मूलतः रहेगा आपका, यानी कि टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंट फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। भारतीय संदर्भ में उपनिवेशवाद के हम लोग अलग अलग फेसों को डिस्कस करेंगे कि जो आपका कॉलोनियलिज्म है उसके फेस कितने हैं, है ना। देखिए इसके जो फेस हैं, जो इसके चरण हैं, इसके चरण मैंने शायद एक क्लास में आपको बताया होगा, 3 चरणों की चर्चा आपको करनी होती है। पहला जो फेस होता है उसको हम कहते हैं मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण। ये काम करता है 1757 से 1813 के बीच में, यानी कि 1757 से 1813 के बीच में जो आपका है वो उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है। सेकंड फेस हमारे सामने आता है इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण। ये काम करेगा आपका 1813 से लेकर के 1858 के बीच। और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण। ये काम करेगा आपका 1858 से आगे की ओर, ठीक है। और ये जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में जो उपनिवेशवाद के 3 चरण आपको बताए गए हैं, ये बताने का काम किया था उस समय जिनका नाम है रजनी पामदत्त, है ना। और रजनी पामदत्त ने अपनी फेमस बुक इंडिया टुडे में इसको लिखा है कि व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बीच संबंध क्या होता है, और व्हाट शुड बी द फेसिस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि भारतीय संदर्भ में उपनिवेशवाद के क्या चरण होने चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया टुडे जो एक रेफरेंस, इंडिया टुडे जो बुक है उसका जो रेफरेंस हमारे सामने आता है उपनिवेशवाद को समझने के लिए भारतीय संदर्भ में, या उपनिवेशवाद के जो डिफरेंट फेसिस हैं उनको समझने में, ये एक बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही एविडेंट और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके रजनी पामदत्त हैं, रजनी पामदत्त ने इसमें सोशलिज्म को जोड़ा है, समाजवाद को जोड़ा है, साम्यवाद को जोड़ा है। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे में जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों में जिन विषयों पर, जिन मूल्यों पर चर्चा की है, उसमें जो आपके मैं कहना चाहूँगा कि जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरीज का इम्प्लीमेंटेशन किया है। यही कारण है कि रजनी पामदत्त की जो बुक है इंडिया टुडे, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही रेलिवेंट सोर्स मानी गई है। और उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कहीं भी अगर मान लीजिए अगर आपको यूपीएससी में कोई क्वेश्चन लिखना है या स्टेट पीसीएस के मेंस में आपको कोई क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप रजनी पामदत्त के अकॉर्डिंग मूव ऑन करोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। क्योंकि डिस्कशन समाजवादी मूल्यों पर किया गया है ना, समाजवादी मूल्यों पर डिस्कशन हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी मेंस की जो कॉपी चेक होती है उसको जेएनयू के प्रोफेसर्स उस कॉपी को चेक करते हैं। तो वो मतलब उसमें जो आपका मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स है वो क्या है, वो समाजवादी हैं, साम्यवादी हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझते हैं, इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहते हैं, गांधीज़म को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहते हैं। तो ये जो सोर्स है रजनी पामदत्त की बुक इंडिया टुडे, बहुत ही रेलिवेंट सोर्स है। और मैंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें किस तरह से 3 फेस आपको बताए गए। मीनिंग्स आप पहले जान चुके हो, वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी, कैसे चीज़ों को आपको इंटरलिंक करना है, वो आपका मैटर रहेगा। अब मुद्दा इस बात का है, मेन डिस्कशन आपका किस पे होगा, मेन डिस्कशन आज आपका होगा इस बात पे कि उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण क्या है, यानी कि व्हाट इज मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण क्या है। और देखो एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यूपीएससी मेंस में अगर आप लिखने जा रहे हो या स्टेट पीसीएस के मेंस में अगर आप लोग लिखने जा रहे हो तो बहुत कम बातों से काम नहीं चलता है। मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक को एज ए मेंस आप लिखने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके पास अपने थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास थॉट प्रोसेस का अभाव है, एब्सेंस है,
तो आप मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोग कभी भी टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। कई बार तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपका मेंस में क्वेश्चन आपके सामने है उसके करैक्टर को समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब आप लोग मेंस के क्वेश्चन के करैक्टर को ही नहीं समझ पा रहे हो तो फिर उसका आंसर आप लोग कैसे कर पाओगे। और अगर मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको मेंस के किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करैक्टर है उसको समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, परेशानी अगर आपको हो रही है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक को मेंस में लेके जाना चाहते हो तो उसके पीछे आपका एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि टॉपिक को पढ़ो, समझो और जिस एक्सटेंट तक, यानी कि जिस विस्तार तक, जिस सीमा तक आप उसको सोच सको, उसके बारे में आपको पूरा सोचने की आवश्यकता है ना। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इलाहाबाद में हम लोग यही काम किया करते थे। इलाहाबाद में हम लोगों का मतलब ये था कि डेली मेंस का 2 क्वेश्चन हमको लिखना, और जब हम 2 क्वेश्चन डेली मेंस का लिखे तो लिखने के प्रोसेस में हमने किस पॉलिसी को अडोप्ट किया कि मान लीजिए हमने पूरा दिन कुछ पढ़ा, पूरा दिन हमने कुछ पढ़ा, ठीक है, तो उसको हमने शाम को नहीं लिखा, उसको हम नेक्स्ट डे हमने लिखा। यानी कि अगले दिन जब हमने लिखा उसको हमने देखा कि पूरा दिन जो हमने किसी भी मेंस के टॉपिक को पढ़ा उसके बारे में जो भी रफली हमने सिनॉप्सिस बनाए उनका अगले दिन क्या इम्प्लीमेंटेशन है। क्योंकि एग्जाम में आपको एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपको फेस करना होता है, तो वहाँ पे आपको सेपरेट जोन में ना ले जा करके चीज़ों को मिक्स करो, और मिक्स करके पहले तो तैयार करो सेपरेट जोन में, फिर मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन करो। तो अब जैसे टॉपिक हमारा ये है कि उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, यानी कि मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये जो आपका है, अब इसका टाइम पीरियड आप देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1757 से 1813, 1757 से 1813। और एक बात आप देखो कि 1757 से 1813 के बीच की ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो इंडिया में जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनको एडवांस जोन में ले जाएं या उनको एडवांटेज दे दें। ये सोचने वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डिस्कस कर लिया आपके साथ, ठीक है, और आपने उन बातों को समझा या नहीं समझा या कॉपी में नोट नहीं किया, वो एक अलग मैटर रहेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही जागरूक कर रहा हूँ कि आपके अंदर अपने आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि अगर आप उन कैपेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर पाओ, उनके मीनिंग्स आप जान पाओ, तो आप किसी भी टॉपिक को ईजिली अपने ओर से भी डील कर सकते हो। टाइम पीरियड देखो, 1757 से 1813 के बीच का टाइम पीरियड आपके पास है, और 1757 से 1813 के बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें फिर आपको ये इतना फाइंड आउट करना है कि इस बीच में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्होंने इंडिया में ब्रिटिशर्स को एडवांटेज दिया। सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी, सारी की सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, लेक्चर्स के थ्रू हम लोग टाइम टू टाइम, अब हमारा जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको भी हम लोग शेयर करते रहेंगे, और उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि आपको जो आपका प्रीकम मेंस का जो मोड होता है उसी मोड पे आपको पढ़ाया जाए। और प्रीकम मेंस के मोड का सही मीनिंग मैं आज आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि इसमें जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट को थोड़ा कम रखा जाता है और अधिक से अधिक इस बात पर बल दिया जाता है, इस बात को एम्फेसाइज किया जाता है कि बच्चा मेंस लिखना सीख जाए। यानी कि मेंस में जो आपका आंसर राइटिंग के प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन के करैक्टर को आपको समझना है ना, किन किन वैल्यूज़ को आपको उसमें इनपुट करना है, या कैसे उन वैल्यूज़ का आपको एप्लीकेशन करना है, ये तमाम बातें जो होती हैं, ये तमाम बातें इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज आपको प्रीकम मेंस के बैच में ही मिलेंगी, है ना। मान लीजिए आप में से कोई कहीं गया और जाकर के उसने मान लीजिए सीधा मेंस का बैच ज्वाइन किया, और या आपने ऑप्शनल का बैच आपने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे जो टीचर आपके साथ डील करता है वो ये मान के चलता है कि आपको सब आता है। पर्टिकुलर टॉपिक आपके सामने उठाया जाएगा और टॉपिक का जो मेंस का एस्पेक्ट है सीधा आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सीधा आपको क्वेश्चन के नेचर को पकड़ना भी सिखाया जाएगा, लेकिन आपको सीधा एप्लीकेशन आपको सिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग प्रीकम मेंस के मोड में किसी भी बैच को पढ़ लेते हो तो उसमें आप ये जान पाते हो कि आखिर मेंस होता क्या है, यूपीएससी मेंस में किस तरह का टेस्ट लेता है ना। तो इन तमाम बातों को जानना प्रीकम मेंस में सिखाया जाता है। इसलिए ये जो हम लोगों की एक पहल है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, और हम लोग इसमें चीज़ों को ये कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक विस्तारित रूप में आपके सामने लेके आएँ,
है ना, क्योंकि दो तरह की बातें होती हैं। कई बार तो लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई मान लीजिए जो आपके बच्चे हैं, बच्चों को आपको केवल इतना ही पढ़ाना है, इतना ही आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए जितना कि वो मांगना चाहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो लोग खड़े हैं वो तय करेंगे कि आपको कितना देना है। अगर हम मान लीजिए हमको मेंस का कल्चर हमको पता है, तो मेंस के कल्चर के अकॉर्डिंग हम लोग, हमारी पूरी टीम ये डिसाइड करेगी, बहुत ही वेल एक्सपीरियंस लोग आपके सामने आने वाले हैं, वो सब लोग डिसाइड करेंगे कि आपको मेंस में देना क्या है, आपके जो मेंस का जो डिस्कशन है उसका एक्सटेंड क्या होना चाहिए, उसका विस्तार क्या होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर इतना डिस्कस आपने किया है ना, तो फिर उसमें से कुछ तो मायने से निकलेगा, वो इतना रह जाएगा, उसको मेंस में कैसे लेके जाओगे। अगर आप इतना डिस्कस करोगे तो कुछ मायने से निकलेगा भी तो कम, इतना तो रहेगा, और इतना रहेगा तो आप उसको मेंस में यूज भी कर सकते हो। तो इस बैच का सीधा मोटिव ये है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही डेप्थ में जाकर के चीज़ें आपके सामने डिस्कस की जाएंगी। और फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग या व्हाट वाज द मर्केंटाइल फेस ऑफ कोलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद का जो आपका वाणिज्यिक चरण है उसका मीनिंग क्या था। अब देखो, सबसे पहली बात, टाइम तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम आपका कितना है, 1757 से 1813 के बीच आपको डील करना होता है। ओके, उपनिवेशवाद का जो आपका वाणिज्यिक चरण है, इसका रियल मोटिव आप पहले जान लो, क्योंकि जब आपके माइंड में रियल मोटिव ध्यान में रहेगा ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की ओर से, तो आप इस टॉपिक को, इस फेस को डील कर पाओगे। उपनिवेशवाद का जो आपका वाणिज्यिक चरण है, उसमें ब्रिटिशर्स का रियल मोटिव ये था कि भारत से अधिक राजस्व की वसूली की जाए, टू कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू ऑन द इंडियन साइड, अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली की जाए। ठीक है, और ये जो आपने भू राजस्व की वसूली की है, इससे भारत में ही, इंडिया में ही सस्ती दामों पर, एट चीप रेट, सस्ती दामों पर वस्तुओं को खरीदा जाए और उन वस्तुओं को यूरोपियन मार्केट्स में, यूरोप के बाज़ारों में बढ़ी हुई दामों पर बेचा जाए। दो तरह के मोटिव हैं। एक तो मोटिव आपके सामने ये आएगा कि टू कलेक्ट मोर एंड मोर लैंड रेवेन्यू ऑन द इंडियन साइड, भारत की ओर से, यानी कि भारत में अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली की जाए और इंडिया में कुछ गुड्स को, कुछ वस्तुओं को परचेस किया जाए एट अ वेरी चीप रेट, बहुत सस्ते दामों पर, और उन्हें जो आपका बढ़े हुए दामों पर, है ना, यूरोपियन मार्केट्स में जाकर के बेचा जाए। ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स का मोटिव है। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, है ना, विच वाज रिटन बाय आपका आर.पी. दत्ता। आर.पी. दत्ता ने उसमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन द साइड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि भारतीय जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का क्या एक मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य दो तरह से आपको डील करना है, वो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसमें मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप टाइम को कैलकुलेट करना जानते हो, अगर आप लोग बच्चों टाइम को कैलकुलेट करना जानते हो, तो आपके लिए ये जो डिस्कशन होगा बहुत आसान हो जाएगा। टाइम हमारे पास क्या है, देखिए 1757 से 1813, ठीक है। और इस फेस में मोटिव मैंने आपको क्या बताया, मोटिव मैंने आपको क्या बताया कि टू कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू या फ्रॉम इंडिया, ऐसे लिख लो। भारत से अधिक भू राजस्व की वसूली करनी, ठीक है। और ये जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा यहाँ से, इस रेवेन्यू से क्या होगा, आपकी इनकम भी आएगी, इस रेवेन्यू से क्या होगा, आपकी इनकम भी आएगी, है ना। तो ये जो आपकी इनकम है, इसको डील कैसे करना है कि ये जो इनकम है आपकी, ब्रिटिशर्स को अब यहाँ से जो इनकम होगी, ठीक है, उससे क्या करना है कि परचेज सम गुड्स एट अ वेरी चीप रेट, सस्ते दामों पर भारत से वस्तुओं को खरीदना, एंड टू सेल देम
एट ए हाई रेट इन यूरोपियन मार्केट्स, इन यूरोपियन मार्केट्स। ये मोटिव मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ किसका, मर्केंटाइल फेस ऑफ कोलोनियलिज्म का, जो आपका उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण उस समय था। तो उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण का मोटिव मैंने आपको बता दिया। दो तरह से आपको डील करना है, ये बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखिए है क्या, इसमें एक चीज़ मैं पहले ही जोड़ देता हूँ आपको कि आप एक बात देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता था, यानी कि वेरी अर्लियर क्या होता था कि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, है ना, वो जब इंडिया में आए, है ना, तो इंडिया में आने का मेन पर्पस क्या था आपका, इंडिया में आने का मेन पर्पस क्या था कि इंडिया में क्या करना है, ट्रेड करना है। अब ट्रेड करने के लिए आपको वस्तुओं को खरीदना बेचने का ये काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन इनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि इंडिया में कुछ व्यापारिक गतिविधियों को करना है, इंडिया में कुछ जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना है, ये इनका मेन मोटिव था। तो जब ये इंडिया में यहाँ से आए तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने मेटल्स का यूज़ किया, इन्होंने मेटल्स का यूज़ किया एज ए करेंसी, एज ए करेंसी, एज ए करेंसी। सोना, चांदी, इस तरह की बातें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि जो गोल्ड है, कॉपर, गोल्ड है, आपका जो सिल्वर है, इस तरह की बातें आप कर सकते हो। तो कुछ बहुमूल्य धातुओं को उनको भारत में लेकर आना पड़ता था और उन बहुमूल्य धातुओं को भारतीयों को देना पड़ता था, और यहाँ से जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको परचेस करना पड़ता था, और फिर इनको ले जा करके जो आपके यूरोपियन मार्केट्स हैं, इनको ले जा करके जो आपके यूरोपियन मार्केट्स हैं वहाँ पे सेल करना होता था। लेकिन जैसे ही आप लोग मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म को आप देखोगे तो इसमें मोटिव इनके चेंज हो रहे हैं। स्टार्टिंग में इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। इंडिया में जो इनको ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करनी है उसके प्रोसेस में आप लोग देख रहे हो कि इनका जो बिहेवियर है बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि आते हैं, कुछ बहुमूल्य धातुओं को अपने पास लेके आते हैं और उनको इंडियंस को देते हैं, और यहाँ से गुड्स को परचेस करते हैं, और उन गुड्स को एट ए हाई रेट, है ना, बढ़े हुए दामों पर क्या यूरोपियन मार्केट्स में सेल कर देते हैं। ये इनिशियल बिहेवियर है। बट अकॉर्डिंग टू मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में जो आपका उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है, इसमें मोटिव चेंज हो गया है। इसमें मोटिव चेंज क्या हो गया है कि भारत की ओर से अधिक आपको रेवेन्यू का कलेक्शन करना है, और जब रेवेन्यू का कलेक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगा। अब इनकम से क्या करेंगे हम लोग, भारत से सस्ते दामों पर वस्तुओं को खरीदेंगे और उन्हें बढ़े हुए दामों पर यूरोपियन मार्केट में जाके सेल कर देंगे। या अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो बहुमूल्य धातुएं हैं, अगर हम इसको यहीं पे जोड़ने का काम करें, पहले ही हम लोग इन चीज़ को जोड़ने का काम करें कि अगर ये मोटिव पूरा कंप्लीट हो जाता है, अगर ये मोटिव आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो आपके मेटल्स हैं, जो बहुमूल्य धातु हैं, इनको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकम से आप काम चलाओ, आप लोग इनकम से काम चलाओ। तो ये भी एक इम्पैक्ट के रूप में लास्ट में मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि उपनिवेशवाद का जो वाणिज्यिक चरण आपका था उसने शिफ्ट कर दिया सब कुछ। अगर आप बाद में इस इम्पैक्ट को जोड़ोगे, अभी तो मोटिव मैंने दिखाया कि पहले मोटिव क्या था और इसमें मोटिव उनका क्या है, और जब ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये वाला पक्ष आपका बाहर हो जाएगा और ये वाला पक्ष आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मोटिव जो आपके हैं M1 और M2 ये दोनों आपने समझ लिए होंगे। अब देखो है क्या कि बिटवीन 1757 टू 1813 AD, 1757 से 1813 के बीच में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, मेरी बात को समझना, मैंने क्यों इतनी बातें आपसे की, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो ब्रिटिशर्स के इस मोटिव को, ये वाला जो मोटिव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्रिटिशर्स के इस मोटिव को सेटिस्फाइड कर पाए। 1757 और 1813 के बीच में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो ब्रिटिशर्स के इस मोटिव को सेटिस्फाइड कर पाए, जिसमें वो कह रहे थे कि हमें भारत से अधिक भू राजस्व की वसूली करनी है। आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। आंसर आपके दिमाग में कैसे आया होगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार। शुरुआत तो वहीं से हुई, है ना, कि जो आपका इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है, यानी कि फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दैट वाज साइंड
इन 1765 AD, जो 1765 में हुई थी। और 1765 में उसमें जो आपके मुग़ल बादशाह हैं शाह आलम सेकंड की ओर से, जो मुग़ल एम्परर हैं, उनकी ओर से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है। और दीवानी राइट मिलने का मतलब ये था कि जो आपका पूर्वी भारत का एक बड़ा भौगोलिक परिवेश था, जो आपका ईस्टर्न इंडिया का एक बहुत ही लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया था, इन द फॉर्म ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो वहाँ से कंपनी को लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की वसूली का अधिकार मिल जाता है। ठीक है। और जैसे ये वसूली का अधिकार मिलेगा तो देखिए हम लोग अब मोटिव की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या है, मोटिव की ओर बढ़ रहे हैं कि टू कलेक्ट मोर एंड मोर लैंड रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, भारत से अधिक भू राजस्व की वसूली की जाए। लेकिन 1765 की जो इलाहाबाद की संधि है, जिसको बड़ी आसानी से मैंने आपको बता दिया, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया कि मुगल एम्परर जो आपके शाह आलम सेकंड हैं, है ना, तो शाह आलम सेकंड ने क्या किया, ही गेव द दीवानी राइट ओवर बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर दीवानी अधिकार दे दिया। ये इतना आसान नहीं था। यहां तक आने के लिए कंपनी को कुछ करना पड़ा, और करने के मतलब क्या है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। यानी कि अगर 1765 की जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है, जो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, उसके अंदर जो कंपनी को मैं एक कंपनी के कामयाबी आपको दिखा रहा हूं कि उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। उससे वहां तक पहुंचने के लिए कंपनी को कुछ करना पड़ा था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। हालांकि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को जब आप मेंस में लिखोगे तो आपको एक लाइन भी लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप एक बात देखो कि बैटल ऑफ प्लासी जो आपका है ना, 1757 में फोर्ट हुआ। ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी से पहले कंपनी का जो नेचर वो क्या है, कंप्लीटली क्या है, इकोनॉमिकल है, पूर्णतः व्यापारिक है। कंपनी केवल एक उद्देश्य अपने दिमाग में लिए हुए कि हमें भारत से व्यापार करना है, और भारत से व्यापार करना है। अगर 1757 से पहले की बात आप करोगे तो व्यापार करना है तो किस कंडीशन में करना है, उन कंडीशंस में करना है जो भारतीय बनाएंगे। लेकिन 1757 का जो आपका बैटल ऑफ प्लासी है, उसमें जिस तरह से इन अ वेरी डिप्लोमेटिक वे कंपनी को सक्सेस मिलती है, कंपनी को कामयाबी मिलती है, तो उसके बाद में कंपनी का करैक्टर चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हुआ आपको पता है कि कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, है ना, वो क्या बनी, वो स्पेशली इन बंगाल में किंग मेकर की पावर में आ गई। एक भौगोलिक क्षेत्र पर बंगाल, और बंगाल का जो पॉलिटिकल डोमिनियन था आपका, वो आपका बिहार पे भी था और आपका उड़ीसा पे भी था। यानी कि बंगाल में कंपनी अब किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। किंग मेकर की भूमिका में आने का मतलब ये है कि अब उसके पास अब वो इतनी पावरफुल जोन में चली गई थी कि बंगाल में जिसको चाहे जैसे चाहे अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नवाब बना दे। और इसी प्रोसेस में आपका बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ। अब जब आप लोग बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी का कंपैरिजन करोगे तो बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी की जो सक्सेस थी वो एक डिप्लोमेटिक जो पावर थी किसकी, लॉर्ड क्लाइव की, उसका रिजल्ट रही। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर को भारत में कंपनी की पहली सैन्य जीत बोला जाता है। इट वॉज द फर्स्ट मिलिट्री सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी की जो कामयाबी है उसको भारत में कंपनी की पहली एक सैन्य जो सफलता है उसके रूप में गिनाया जाता है ना। तो मतलब ये है कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जब इनके रिजल्ट को आप मिक्सअप कर दोगे तो रिजल्ट को मिक्सअप करने के बाद आपको ये मिलेगा कि पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का जो एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है उस पर कंपनी का कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉलिटिकल डोमिनियन स्टेब्लिश होने जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक नियंत्रण स्थापित होने जा रहा है। ठीक है। अब कमाल की बात यहाँ पे है कि जब कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इंडिया में पहली अपनी मिलिट्री सक्सेस मिलती है तो उस समय लॉर्ड क्लाइव भारत में अवेलेबल नहीं था। लॉर्ड क्लाइव, जिसको भारत में ब्रिटिश और राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, वो भारत में अवेलेबल ही नहीं था। उसको इंग्लैंड से बुलाया गया और बुलाने के बाद उसको ये कहा गया कि बैटल ऑफ प्लासी के समय तो आप थे ही, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में जो कंपनी को कामयाबी मिली है और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में
जो कंपनी अब एक पावरफुल जोन में आ गई है, इसका कुछ ऐसे इस्तेमाल करो कि आने वाले समय में कंपनी को अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। तो बैटल ऑफ बक्सर में जो कंपनी की आर्मी को लीड किया था वो किसने किया था? हेक्टर मुंडो। लेकिन बुलाया किसी और को गया और कहा गया कि बैटल ऑफ बक्सर की जो सक्सेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होना चाहिए कि आने वाले समय में कंपनी को अपने आप को भारत में आगे ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। समझ गए मेरी बात? अब लॉर्ड क्लाइव भारत आते हैं 1765 में। आप जानते हैं कि लॉर्ड क्लाइव भारत आए और भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो कंपनी का करैक्टर चेंज हो गया, कंपनी का स्टेटस चेंज हो गया, कंपनी की पोजीशन चेंज होगी, उसका सही यूज करने के लिए इलाहाबाद की 2 संधियां की। और जब इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी आपकी हुई है, दैट वाज साइन ऑन 12 अगस्त 1765 AD, 12 अगस्त सन 1765 को ये हुई थी। और इसमें जो आपके मुगल एम्परर हैं, मुगल एम्परर की ओर से बंगाल कोमा, बिहार कोमा, उड़ीसा का दीवानी अधिकार कंपनी को मिल जाता है। तो यहां से जो उनका मोटिव था, अब ये सेटिस्फाइड होना प्रारंभ होगा। जैसे ही सन 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिलेगा, तो यहीं से उनका ये मोटिव क्या होगा? सेटिस्फाइड होना प्रारंभ होगा। और ये क्या होगा? ग्रेजुअल मोड में, है ना, बहुत ही क्रमिक तरीके से ये क्या होगा? आगे की ओर बढ़ता भी रहेगा, आगे की ओर ये काम भी करता रहेगा। तो 1757 और 1813 के बीच में जो कंपनी का मोटिव मैं आपको बता रहा था कि उपनिवेशवाद का जो आपका वाणिज्यिक चरण है, जो आपका मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, उसके मोटिव को सेटिस्फाइड करने के लिए 1765 की इलाहाबाद की पहली संधि ने बहुत बड़ा काम किया था। और आप एक बात और देखिए कि 1757 और 1813 के बीच में आप एक बात और यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कि आपके पास स्थायी बंदोबस्त होता है ना। कम से कम स्थायी बंदोबस्त का डिस्कशन तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पे कर ही सकते हैं कि जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है ना, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई भारत से जो अब ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर दीवानी अधिकार मिला है, तो यहाँ से भू राजस्व की वसूली कैसे होनी है, उसके लिए स्थायी बंदोबस्त को लाया भी गया। तो जो मोटिव था कंपनी का, उसका सेटिस्फैक्शन, उसको आप कैसे सेटिस्फाइड करोगे, है ना, उसका प्रारंभ मैंने अभी आपको दिखाया कि 1765 की जो इलाहाबाद की संधि है वो एक बहुत बड़ा रोल करती है। और जैसे आप इस तरह से इस मोड में जो कंपनी की सक्सेस है, कंपनी की सक्सेस को आप आगे बढ़ाते रहोगे, तो कंपनी जो ये चाह रही थी कि अधिक से अधिक भू राजस्व की प्राप्ति हो, वो क्या होगा? वो सेटिस्फाइड भी होता रहेगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो रियल मोटिव सबसे पहले हमने बात की थी इसमें कि कंपनी का रियल मोटिव जो था ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, आर्थिक पक्ष है कि कंपनी ये चाहती है कि भारत से अधिक भू राजस्व की वसूली की जाए, और जो भू राजस्व की वसूली होगी, जो उससे इनकम जनरेट होगी, उसी इनकम से हम लोग क्या करेंगे? उसी इनकम से हम लोग करेंगे भारत में सस्ते दामों पर वस्तुओं को खरीदेंगे और उन्हें यूरोपियन मार्केट्स में ऊँचे दामों पर जाके बेच देंगे। तो ये जो इनिशियल उनका एक बिहेवियर था, ये हट जाएगा और बिहेवियर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, क्योंकि 1765 के बाद कहानी बदल गई है। 1765 तक कंपनी का बंगाल में एक पॉलिटिकल डोमिनियन आ गया था। और जैसे आप लोग 1772 की बात करोगे, है ना, तो 1772 में आप लोग जानते हैं, 72-73 की आप लोग बात करोगे, 1772, 1773 की आप लोग बात करोगे, तो बंगाल पर कंपनी का एक डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश भी हो गया था। वो इसी नाते किया गया था कि जब तक हम लोग इस पॉलिटिकल कंट्रोल को यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो तब तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संदर्भ में जो भू राजस्व की वसूली का अधिकार है, उसमें हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये मोटिव सेटिस्फाइड होना प्रारंभ हो जाएगा और जो आपका इनिशियल बिहेवियर है ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा? आपका ये आ जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं बुलियनवाद। बुलियनवाद का मतलब क्या हो जाता है कि जब ब्रिटिशर जो आपके हैं वो भारत में आए और आने के क्रम में यहाँ से जब वस्तुओं को खरीदा गया, तो सोने, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं से वस्तुओं को खरीदा गया। लेकिन उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में जो कंपनी का बिहेवियर है, जो मोटिव है, उसने इसको चेंज कर दिया। जैसा मैंने आपको समझाया, आपको ऐसे इसको जोड़ के चलना है, ठीक है। ये था आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट।
यानी कि जो आपका उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है, मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म जो आपका है, उसका जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है वो कैसे काम करेगा। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को हमने डिस्कस कर लिया है कि कंपनी किस तरीके से यहाँ काम करना प्रारंभ करेगी। एक बात और आपको, अब हमें आगे बढ़ना है इसमें, आगे हम लोग इसमें कैसे बढ़ेंगे, लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उपनिवेशवाद का जो आपका वाणिज्यिक चरण है, मर्केंटाइल फेस ऑफ जो आपका कॉलोनियलिज्म है, इसका फाइनल रिजल्ट किस रूप में सामने आया। कंपनी के सारे मोटिव सेटिस्फाइड हो जाएंगे, इन पे तो हमने बात कर ली है, लेकिन एक फाइनल जो इसका एक कंक्लूजन है वो कैसे आपके सामने आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो आपका मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसमें कंपनी का इकोनॉमिकल बिहेवियर तो मैंने आपको दिखा दिया है। दूसरा यह है कि इसमें आपका और भी किस तरह के बिहेवियर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि मान ली सोशल बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, है ना, सामाजिक व्यवहार और राजनीतिक व्यवहार, प्रशासनिक व्यवहार। एक चीज़ पहले स्पष्ट कर देता हूँ, बहुत गौर से सुनना, कि इन द मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म इंडिया में कंपनी ने किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं किए। उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार के प्रशासनिक सुधार नहीं किए गए। ऐसा इसलिए था उनका मानना यह था कि अब ये मत मान लेना, ये मत कह बैठना कि भी स्थायी बंदोबस्त भी अपने आपका एक आर्थिक सुधार था। इट वाज द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन नेचर। तो ये मत जोड़ देना आप लोग, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त है, या आप लोग आगे बात करोगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, या आपका महलवाड़ी बंदोबस्त है, यानी कि भारत में कंपनी ने भू राजस्व को वसूलने के लिए जो भी भू राजस्व नीतियाँ बनाई थी, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों का भू राजस्व वसूलने के क्रम में शोषण कैसे किया जाए। वो जो तरीके अपनाए गए वो आर्थिक सुधारों की ओर, आपको किताब तो आपसे कह ही रही है कि ये क्या आर्थिक सुधार हैं। आर्थिक सुधार क्यों कहे गए? क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स ने लिखने का काम किया। लेकिन अगर आप उनका रियल कैरेक्टर देखोगे तो रियल कैरेक्टर में आपके सामने क्या आएगा? केवल और केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को एकदम बिल्कुल खराब करने का काम उन्होंने किया, ध्वस्त करने का काम किया। तो उनको यहाँ पर बहुत बड़े आर्थिक सुधारों में गिनाना गलत हो जाएगा। अगर आप गिनाओगे तो आपका पूरा आंसर ही गलत एक डायरेक्शन में काम करने लगेगा। यहाँ ये कहा गया है कंपनी की ओर से, अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, ये बात डिस्कस हुई है कि उपनिवेशवाद का जो आपका वाणिज्यिक चरण है, इसमें कंपनी की ओर से इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए थे उस ओर ज़्यादा उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी का मानना यह था कि अगर भारत में हम लोग क्या करेंगे, प्रशासनिक सुधार करेंगे, तो जब हम लोग भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आएगी, जिम्मेदारी भी तो आएगी। और वो उस समय जिम्मेदारी से बचना चाह रहे थे, जिम्मेदारी से बचना चाह रहे थे और केवल व्यापार करना चाह रहे थे, आप ऐसा कह सकते हो। तो इन द मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में प्रशासनिक सुधारों पर बल नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो ये मान के चल रहे थे कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे सामने क्या आएंगी? जिम्मेदारियां। हमें उन जिम्मेदारियों को क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। और अभी हम बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं। इसी तरीके जो आपका सोशल बिहेवियर कैसा रहा, सामाजिक व्यवहार कंपनी का ऐसा रहा कि कंपनी ने भारत की जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, जो इंडिया का सोशल कंपोजिशन है, उसमें इंटरफेयर करने का काम नहीं किया। उसमें इंटरफेयर करने का काम नहीं किया, मतलब हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने पुर्तगालियों से एक टीचिंग ली। जब पोर्तुगीज इंडिया में आए तो पोर्तुगीज ने क्या किया कि इन अ वेरी इनिशियल टाइम या इन अ वेरी अर्लियर टाइम उन्होंने क्या किया कि भारत में अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। और जब ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तो उनको इंडिया के जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उससे चुनौती मिल गई। चुनौती मिल गई तो उनको एक ये उनके लिए क्या रहा? ड्रॉबैक रहा। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत ही एक कैलकुलेटिव वे में काम कर रहे हैं। देखिए, प्रशासनिक सुधार भी नहीं किए और भारत की सामाजिक संरचना में इंडिया का जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है उसमें इंटरफेयर भी नहीं किया, क्योंकि उनका मानना यही था कि अगर हम अभी इंटरफेयर करेंगे तो बिल्कुल चैलेंजेस को तो फेस करना पड़ेगा। पहले इंडिया में अपना जो पॉलिटिकल स्टेटस है ना,
उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा, लेकिन इस फेस में नहीं हुआ, अगले फेस में हुआ है, और हमें अपना जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको भी स्ट्रॉन्ग जोन में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय का जो भारत का एक प्रशासनिक ढांचा है और जो भारत का एक सामाजिक ढांचा है ना, यानी कि जो भारत का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है और जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें कंपनी की ओर से कोई इंटरफेयर नहीं किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया। अब आ जाओ राजनीतिक व्यवहार पे या पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, है ना, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे इस बात को बोलते रहते हैं कि उपनिवेशवाद का जो आपका वाणिज्यिक चरण है उसमें कंपनी ने विलय की नीति को अपनाया, है ना, यानी इन दिस फेस ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हालांकि आप एक बात देख रहे हो कि 1799 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मैसूर ये कंपनी के अंडर में आ गए थे। यहाँ पर कंपनी के अंडर में ये आ गए थे, आप ऐसा कह सकते हो, बट इनका जो अंडर में आना है यानी कि कंपनी के जो अधीन आना है, ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का परिणाम नहीं था। ये यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रह जाता है। इसको जो हम सॉर्ट आउट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, वो जो आपका उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण है वहाँ पे ये चीज़ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों को कंपनी के अंदर लाने के लिए विलय की नीति का सामना नहीं, मतलब विलय की नीति को नहीं अपनाया, जो आपका पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन होता है उसका नहीं अपनाया। हालांकि हम ये भी पाते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मैसूर पर कंपनी का पॉलिटिकल डोमिनियन इस्टेब्लिश हो गया था, बट ये रिजल्ट इस बात का नहीं था कि कंपनी ने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। अब इसमें आप ये भी कह सकते हो कि साहब इसमें 1802 के आसपास का टाइम भी आ रहा है, लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम भी आ रहा है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या अपनाया? द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि की नीति। तो सहायक संधि की नीति का चरित्र आपको समझना पड़ेगा, है ना। सहायक संधि की नीति का चरित्र समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा कंसाइज डिस्कशन मैं कर लेता हूँ कि सहायक संधि एक ऐसी नीति थी उस समय, हालांकि उसको पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का पार्ट माना जाता है, बट उसके थ्रू यानी कि सहायक संधि के अंतर्गत जिन भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की गई वो उसका करैक्टर थोड़ा अलग था। अलग इन द सेंस मतलब ये कि जिन भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की गई वो प्रत्यक्ष तौर पर कंपनी के साम्राज्य में शामिल नहीं किए गए, बल्कि उन्होंने कंपनी के लिए काम किया, एज ए बफर स्टेट काम किया, कंपनी के लिए काम किया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, सोशल या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझने में कई बार कन्फ्यूजन होते रहते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि बंगाल की विजय या मैसूर पर आक्रमण, ये जो काम हुए ये क्या थे? ये रैंडमली उठे थे, ये रैंडमली उठे थे। अगर बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में जो बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला, उनका नेगेटिव एस्पेक्ट कंपनी के सामने ना आता तो बंगाल पर अपना पॉलिटिकल डोमिनियन इस्टेब्लिश करने में कंपनी को न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता, न जाने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। यही बात मैसूर के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैसूर के बारे में कंपनी को ये पता ना होता कि मराठा मैसूर पर लगातार आक्रमण करके मैसूर की वित्तीय राजनीतिक स्थिति को कमजोर बनाए हुए हैं, और मैसूर के चारों ओर हैदराबाद, कर्नाटक भी ये चाहते हैं कि मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में पॉलिटिकल प्रोस्पेरिटी को ना प्राप्त कर जाए। तो इतनी सारी कैलकुलेशन अगर कंपनी के पास ना होती तो शायद कंपनी बंगाल और मैसूर के बारे में जो आज हम लोग पढ़ रहे होते हैं इसका करैक्टर ही चेंज होता। तो ये जो बंगाल और मैसूर का जो मतलब है, जहां पर कंपनी का पॉलिटिकल डोमिनेशन आपको दिखाई देता है ना, इन द मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये किसी भी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का परिणाम नहीं था। ये चीज़ें रैंडमली उठ के आई और कंपनी ने इनका यूज़ किया और यूज़ करके आपका मैसूर हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने लिए यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को आप डिस्कस कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को आप लोग डिस्कस कर सकते हो, सोशल एस्पेक्ट को भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आपको यही कहना है कि कंपनी विलय की नीति को नहीं अपनाती है, यानी कि कंपनी डिडंट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, लेकिन रैंडमली जो चीज़ें उठ के आई है ना, उस हिसाब से वो आगे की ओर बढ़ी है। ठीक है, अब एक बात देखो, ये जो आपका उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है इसका कंक्लूजन आप कैसे दिखाओगे? कंक्लूजन इसका आपको ऐसे दिखाना है कि देखिए, जब कंपनी इंडिया में
भू राजस्व की वसूली करेगी। जनरली उसको क्या होगा, इनकम भी होगा, और जब उसको इनकम होगा तो उस इनकम से वो भारत में सस्ते दामों पर वस्तुओं को परचेज भी कर रही है ना, और उनको बढ़े हुए दामों पर यूरोपियन मार्केट में बेच भी रही है। तो जब ये प्रोसेस काम करेगा, जब ये प्रोसेस लगातार काम करता रहेगा, हमें इंडिया के एस्पेक्ट में देखना है, लेकिन कंपनी जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हर जगह इस काम को किया था, हर जगह इस काम को किया था। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो उससे क्या होगा कि स्पेशली ब्रिटेन में जो ये आपका ब्रिटिशर्स हैं, इनके पास क्या होगा, एक सरप्लस इकट्ठा हो जाएगा, है ना, धन का अधिशेष पैदा हो जाएगा। और ये जो एक सरप्लस जो इकट्ठा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, ये क्या होगा कि ब्रिटेन में जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जो आपकी औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति को जन्म देगा। तो आप एक बात देख रहे हो, कितना बड़ा एक निष्कर्ष, कितना बड़ा रिजल्ट निकल के सामने आया। यानी कि जो उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में कंपनी का भारत में जो आर्थिक व्यवहार है, वो जो आपका इकोनॉमिकल बिहेवियर था, उसने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ऐसे ही पनपी कि जब ये प्रोसेस आप इसको एक ना रेगुलर मोड में आप दिखाओगे तो इंग्लैंड में क्या होगा, एक सरप्लस इकट्ठा हो जाएगा। जब सरप्लस आएगा तो क्या होगा, नए नए आइडियाज आएंगे, इनोवेशन आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी। तो उससे क्या होगा, उससे जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जो आपकी औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति को जन्म उस समय मिला, उस समय जन्म मिला। एक बात और यहाँ पे समझ लो कि इन द मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में ब्रिटेन की ओर से इंडिया में जो था कंपनी का मोनोपोली स्टेब्लिश हुआ। यानी कि कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, जिसे आप कहते हैं कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार। ये भी कहाँ आता है, ये भी उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में ही आता है। इसको आपको बाहर डिस्कस नहीं करना है। जब आप औद्योगिक चरण में बातों को लेके जाओगे तो वहाँ पे कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार है उसको तोड़ते हुए हम लोग बात करेंगे, उसको तोड़ते हुए हम लोग दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फेज जो हमने देखा है इन द फॉर्म ऑफ मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसमें कंपनी की ट्रेड मोनोपोली इंडिया में इस्टेब्लिश थी। इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन की ओर से इंडिया में केवल जो व्यापार करेगा या आर्थिक गतिविधियों में जो लगा रहेगा, वो कौन लगा रहेगा, आपका कंपनी ही आपकी लगी रहेगी। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में जो आपका फर्स्ट फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है रिगार्डिंग इंडिया, उसको आप लोग समझ पाओ कि एस्पेक्ट को तोड़ के देखना, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट। तो इस पे जो मेजरली जो डिस्कशन हमने किया है वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे ही किया है। उसमें दो तरह की चीज़ें आपको लेके चलनी है, जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं। ठीक है, और इस पे थोड़ा आपको काम क्या करना है, क्योंकि मैटर मेंस ओरिएंटेड है, यानी कि मेंस के थ्रू मेंस के लिए आपको हमें तैयार करना है। तो इसमें चीज़ों को समझते हुए इनके बुलेट पॉइंट्स आप लोग बना लेना और उनको आपको क्या देना, एक्सटेंट आपको देना, विस्तार आपको देना, तभी बात बन पाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।